नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आपने अपने एजुकेशन कैरियर में, चाहे वो नौकरी में हो या एक विद्यार्थी के रूप में हो, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, लेकिन उनको जो जानकारी है अपने विषय की वो रत्ती भर भी नहीं होती है। तब आप एक बार सोचने में पड़ जाते हो कि ये कैसे PhD डिग्रीधारी हैं, जो सर्वोच्च डिग्री मानी जाती है वो उनके पास है, लेकिन उनको नॉलेज इतना अच्छा नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है, आज उस रीजन्स के बारे में बात करेंगे। और आने वाले समय में आपको फर्जी PhD धारक जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी से ले आते हैं पैसे देकर, वो शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज इसी संबंध में बात करने वाले। तो देखिए, शोधार्थी को साल में 2 बार रिसर्च कमेटी के सामने पेश होना जरूरी होगा, क्योंकि देखिए जब भी PhD में एडमिशन होता है तो सबसे पहले कोर्स वर्क, और कोर्स वर्क के बाद जो शोधार्थी है यानी जो रिसर्च स्कॉलर है वो गायब भी हो जाते हैं, वो वापस ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। अब कभी ऐसे कहा जाता है वो सिनॉप्सिस सबमिट करने आ रहे हैं, कभी ऐसे अंतिम में कि वो अपना जो थीसिस है वो सबमिट करने आ रहे हैं। इसके अलावा वो ज़्यादा उस विश्वविद्यालय के परिसर में दिखाई नहीं देते हैं। जबकि जैसे BA और MA में 75% अटेंडेंस का रूल होता है, वैसे उन पर भी ये रूल लागू होता है, लेकिन वो कभी दिखते नहीं हैं। अंततः उनके पास PhD डिग्री होती है और विद्या संबल योजना या इस प्रकार की जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो योजनाएं वगैरह चलती हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब्स होती हैं उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती है। जबकि उनको ये तक नहीं पता कि बजट की स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, जबकि उनको ये तक नहीं पता होता कि 75% जो अटेंडेंस करनी है वो किस प्रकार से करनी है अगर वो विद्या संबल योजना में लगते हैं और उनको अटेंडेंस रजिस्टर दिया जाता है। तो अब इसमें एक जो चेंज किया जा रहा है, PhD जब भी व्यक्ति करता है, एक रिसर्च स्कॉलर जब उसमें एडमिशन लेता है तो उसमें कुछ एक चेंज किए जा रहे हैं। अब देखो, पहले क्या था कि कब आओ कब जाओ कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता था। अब इसमें UGC जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो इसमें थोड़ी सख्ती करेगा। अब हर रिसर्च स्कॉलर जो है, जो शोधार्थी जिनको कह रहे हैं, कि अलग से एक कमेटी बनेगी और हर 6 महीने में उनको रिसर्च स्कॉलर को उस कमेटी के समक्ष पेश होना पड़ेगा और उनको अपना जो कितना कुछ उन्होंने पिछले 6 महीने में गेन किया है अपने रिसर्च में, क्या कुछ उन्होंने जो है नया शोध किया है, वो सारा उनको बताना पड़ेगा। हालांकि ये रूल तो काफ़ी समय से है, लेकिन उसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते थे। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो उसको थोड़ा ढिलाई में ले लेते थे कि नहीं नहीं कौन बनाए क्या करे। अब वो जो है रिसर्च कमेटी के सामने उनको प्रस्तुत होना पड़ेगा और हर 6 महीने में उनको अपनी जो रिसर्च की रिपोर्ट है वो उनको देनी पड़ेगी। अब देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो करीब 2000 शोधार्थी हैं, मतलब 2000 रिसर्च स्कॉलर है RU में। उसमें से 80% शोधार्थी ऐसे हैं जो रेगुलर है ही नहीं, कोर्स वर्क पूरा होने के बाद वो गायब हो जाते हैं और शोध में गुणवत्ता में कमी आती है, क्योंकि वो 5 साल कर क्या रहे हैं किसी को नहीं पता। अब हर 6 महीने में उपस्थित होना होगा तो वो 6 महीने में कुछ न कुछ अपने विषय में नया ज्ञान खोजने का प्रयास जो है वो करेंगे। कई साल से ये व्यवस्था चल रही है, इस पर यूनिवर्सिटी की ओर से आपत्ति नहीं की जाती। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि UGC का मानना है कि शोध का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण योगदान भी देना है समाज के संबंध में। पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालयों में जो रिसर्च हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हम भी देखते हैं, लोग ले आते हैं पैसे देकर डिग्री PhD की, और अब रेगुलर में इसका फ़ायदा क्या है, जो नियमित सर्विसेज अगर हम बात करें तो कॉलेज लेक्चरर जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं बाई एग्ज़ाम फ्रॉम RPSC, तो उसमें उनको फ़ायदा ये मिलता है कि अगर किसी के पास MPhil है तो वो एसोसिएट प्रोफेसर बन सकता है 8 ईयर की सर्विस के बाद, और किसी के पास PhD है तो 8 + 5 यानी कि 13 साल की सर्विस के बाद वो जो है प्रोफेसर बन सकता है। तो एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट होने के लिए और प्रोफेसर में प्रमोट होने के लिए MPhil और PhD जरूरी है। वर्तमान में MPhil नहीं करवाई जा रही, इसीलिए PhD ही होती है सीधे तौर पर। तो PhD की डिग्री लाने की हर किसी की कोशिश रहती है, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मैं प्रत्यक्ष नाम लेकर भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनके मान की कोई हानि हो, जो कि फर्जी तरीके से वो PhD की डिग्री ला रहे हैं। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो रेगुलर जो सर्विस में है उनको ये फ़ायदा है, जो टेम्परेरी सर्विस में है, मतलब कि जो विद्या संबल योजना में है, उन लेक्चरर्स को इसका ये फ़ायदा मिलता है कि उनके अतिरिक्त नंबर जुड़ते हैं और उनको बहुत जल्दी कॉल आ जाता है विद्या संबल योजना में उस कॉलेज की ओर से। तो यही कुछ उपयोग है वो PhD के होते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में, मतलब कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर की पोस्ट पे नहीं हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे नहीं हैं, तो फिर PhD का कोई विशेष यूज़ होता नहीं है। तो फिर ऐसे डॉक्टर लगा के भले ही घूमें, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें से किसी में आपकी जाने की इच्छा है, मतलब विद्या संबल योजना में आने की इच्छा है, या फिर RPSC में आप लग चुके हो या लगना चाहते हो, उस स्थिति में PhD का आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो उपस्थित हो सकता है। अब देखिए, ये जो 2
बार रिसर्च कमेटी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, जो कि रूल भी है, अब इसको और सख्ती से लागू किया जाएगा। वो ये है कि अप्रैल और अक्टूबर में उनको जो है उसके समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा। अब ये जो निर्देश है वो पहले से ही लागू है, लेकिन अब इसको थोड़ा और सख्ती से जो है इसकी पालना की जाएगी। तो इसीलिए अब जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके नाम के आगे आप डॉक्टर देखते हो लगा हुआ, तो वो थोड़े से फर्जी कम होंगे, इसका मैं ये मानकर चलता हूँ कि अभी ये ऐसी एक नई चीज़ अपने समाज में देखने को मिलेगी। हालांकि इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हर पीएचडी डिग्री होल्डर कोई ऐसा फर्जी डिग्री लेके आता है, ऐसा नहीं है। मेहनत से भी प्राप्त की हुई बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसको लोग हल्के में इसीलिए लेते हैं क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में इसका ऐसा कोई विशेष योगदान नहीं होता कि हाँ ये योग्यता तभी आप इसमें जा पाओगे। अगर ऐसा हो और अगर केवल जेआरएफ के बेसिस पे ही अगर पीएचडी होने लगे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कम से कम और सरकारी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि बाई कंपटीशन उसमें जब एडमिशन होगा तो फिर आने वाले समय में अपने को पीएचडी जो स्कॉलर होंगे या पीएचडी जो कर चुके व्यक्ति होंगे जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो वो आपको ऐसे मैं समझता हूँ उस विषय के जो है थोड़े गहन अध्ययन वाले और गहन ज्ञान वाले देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बदलाव हुआ है जिसमें हर एक साल में 2 बार जो है रिसर्च स्कॉलर को उस कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा और अपना जो क्या कुछ उन्होंने अभी तक अचीव किया है वो सारा बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट ये है पीएचडी के संबंध में, देखिए निजी विश्वविद्यालय जो है वो इस रेगुलेशन की पालना नहीं कर रहे हैं। पीएचडी की उपाधियां बांटे जा रहे हैं और हजारों शोधकर्ताओं का भविष्य जो है वो दांव पर डाले जा रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ऐसा कोई विशेष पोर्टल नहीं बना हुआ है जिस पे वो सारी जानकारी दें कि हमारे यहाँ जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो कौन कौन है, उनकी क्या कुछ योग्यताएँ हैं, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, या फिर जो रिसर्च स्कॉलर के जो गाइड्स हैं वो कौन कौन हैं, उनके क्या कुछ एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, या फिर उनका अब तक का यूनिवर्सिटी में जो है वो कैरियर है वो कितना है। तो इस प्रकार का कोई पोर्टल नहीं बना हुआ है, लेकिन जल्द ही इस पर कोई ना कोई काम हो सकता है। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि कॉलेज लेक्चरर की जो अपने रिक्रूटमेंट होती है आरपीएससी के द्वारा, अलग अलग राज्यों के जो उनके कर्मचारी चयन के जो बोर्ड बने हुए हैं, जो आयोग बने हुए हैं वो करवाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे एक अजीज़ मित्र जो कि रिसर्च स्कॉलर है जूलॉजी के और कॉलेज में लेक्चरर भी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इसका आइडिया सुझाया था कि जैसे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती करती है वैसे यूपीएससी के द्वारा यूनिवर्सिटी लेवल की कोई न कोई ऐसी भर्ती होनी चाहिए जिसके लिए वो नेट और इस प्रकार की जो योग्यताएं हैं उसके बेसिस पे उसमें फॉर्म अप्लाई किए जा सकें, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसमें एक ऑल इंडिया लेवल की रैंक निकल के उसको जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइनिंग का मौका देना चाहिए। इस प्रकार की अगर व्यवस्था होगी तो आने वाले समय हम ये देख सकते हैं कि जैसे कॉलेज लेक्चरर को जो रिस्पेक्ट मिलती है, कॉलेज लेक्चरर को जो पावर मिलती है, वही रिस्पेक्ट और वही पावर जो है वो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स को मिलेगी। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, वो भी अपनी संस्था में बहुत पावरफुल होते हैं, प्रश्न पत्र निर्माण से लगाकर इंटरव्यूज़ लेने भी जाते हैं और भी अलग अलग चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, रिजल्ट वगैरह में, इन सभी में। हालांकि लेकिन आधिकारिक तौर पर उनको हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो डेफिनेटली जिनके वो साइन सील वाली जिनके पास पावर हो और गेजेटेड ऑफिसर वाली जिनके पास पावर हो, ऐसी कोई पावर विशेष तौर पर उनमें देखने को नहीं मिलती। और अगर कोई ऐसा करे भी तो उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी से सिलेक्टेड है उनको दिया जाता है। तो या तो आरपीएससी से ऐसी व्यवस्था की जाए या फिर ऑल इंडिया अगर किया जाए तो यूपीएससी से ऐसी व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं होंगी तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जो पीएचडी उपाधि धारक हैं और जो साल में 2 बार जो उनको कमेटी के समक्ष प्रस्तुत भी होना, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो फिर डेफिनेटली पीएचडी को भी और रियल और अच्छे से और उनको और सम्मान के साथ डॉक्टर जो है वो बुलाया जा सकता है। अब देखिए, शोधार्थी का चयन जो है प्रवेश परीक्षा या फिर रिसर्च कमेटी के समक्ष साक्षात्कार के माध्यम से होना चाहिए, मतलब जो इंटरव्यू है उसी से ही उसका चयन हो। और प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम हालांकि अब हटाकर वो नेट के साथ और जेआरएफ के साथ ही उनके कट ऑफ निकाल कर इस प्रकार जो सिस्टम किया जा रहा है इससे होना चाहिए। शोधार्थी 6 महीने का नियमित रिसर्च कोर्स वर्क करे और फिर उसका जो परीक्षा है वो उसमें उपस्थित हो, ऐसे अनिवार्यता रखनी चाहिए। विभाग की रेगुलर नियमित फैकल्टी रिसर्च सुपरवाइजर बन सकती है, रिटायर्ड को रिसर्च सुपरवाइजर नहीं बनाया जाए। मतलब कि जो गाइड होता है वो जो रेगुलर उसी में अभी है जॉइंट उस यूनिवर्सिटी में, उसी को ही बनाना चाहिए। नियमित फैकल्टी को यूजीसी में पे मैट्रिक्स के अनुसार सहायक आचार्य को 15,600 से 39,100 जो कि अपने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में जो होते हैं उनका भी ग्रेड पे यही रहता है। और न्यूनतम जो एंट्री पे 57,700 मिलना चाहिए। अब प्राइवेट में तो मुश्किल है, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ज़रूर इसकी पालना मैं समझता हूँ कि हो। और फिर जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं
तो उनका जो एंट्री पे है वो 1,31,400 और जो प्रोफेसर हैं वो 1,82,200 उनका होना चाहिए। अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो जो रिसर्च करवाने वाले गाइड हैं वो भी इंटरेस्टेड रहेंगे इसमें कि हम इतने जो है बच्चों को रिसर्च स्कॉलर अपने अंदर रख रहे हैं, उनको JRF SRF जो है उठाने का अवसर दे रहे हैं और उनकी अच्छी खासी रिसर्च करवाने में भी हम जो है उनको गाइडेंस दे रहे हैं। रिसर्च सुपरवाइजर का चयन जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी और UGC रेगुलेशन के अनुरूप हो, ऐसे नहीं कि जो जिसका जाति या धर्म के आधार पे कर ले, इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो। और सहायक आचार्य जो है वो अपने अंडर 4 प्रतिभागियों को रिसर्च स्कॉलर को रजिस्टर कर सकता है और एसोसिएट प्रोफेसर 6 को रजिस्टर कर सकता है और जो प्रोफेसर है वो 8 को अपने अंतर्गत जो है वो रजिस्टर कर सकता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हो, और यही वो बात है अंतिम में जो लिखी हुई, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले अपडेट में देखी कि रिसर्च एडवाइजरी कमेटी जो है गठित हो और शोधार्थी को समय समय पर कब, साल में 2 बार, एक तो अप्रैल में और एक अक्टूबर में जो है वो रिसर्च कमेटी है उसके समक्ष उपस्थित होना पड़े 5 साल तक, यानी कि 10 बार, तब जाके उसकी जो PhD होगी वो और रियल होगी और ऐसे PhD धारकों को हम और ज़्यादा सम्मान से डॉक्टर कह सकेंगे। हालांकि मेडिकल वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके समकक्ष तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन फिर भी उनकी जो PhD है वो रियल मानी जाएगी, वो फर्जी PhD वाला जो शब्द है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये अगर मैं समझता हूँ कि सुधार अगर होते हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ न कुछ आने वाले समय में इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है कि PhD को भी बहुत सम्मानजनक उपाधि के रूप में देखा जा सकता है, वही सम्मान जो नेट को या JRF को मिला करता है। तो यही कुछ अपडेट्स हैं PhD के बारे में, और कोई जानकारी उपलब्ध होगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।